हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, की वीडियो में हम आज की वीडियो में हम जो आज हमारा लगातार तीसरा दिन है, उस तीसरे दिन में दोस्तों हमने आपको जो डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी जो डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है, उसी डीएलएड एग्ज़ाम के लिए हमने आपको विज्ञान शिक्षण कराया है। विज्ञान शिक्षण में जो बहुविकल्पी जो प्रश्न आते हैं, उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने कराया है आपको। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक खुद पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, कल हमने आपको 43 तक हमने क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। आज हम वहीं से आगे 44 से हम क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। तो आइएगा और आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने आपको बताया है कि हमने आपको टाइम दिया है 2 सेकंड का, मात्र 2 सेकंड का। आप पढ़िएगा और तुरंत का तुरंत जवाब दीजिएगा। जो भाई पहले ही मतलब कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का, जैसे ही हम क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर बताएंगे, उस क्वेश्चन नंबर का जो सबसे पहले कमेंट में आंसर देगा, जवाब देगा मुझे, तो मुझे मतलब ये मालूम पड़ जाएगा कि उसी भाई की हमारी तैयारी सबसे अच्छी है। देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर किसका आता है। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कह रहा है, देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर आपको अभी डिटेल में तो नहीं समझाएंगे, बट क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दोस्तों, हम अभी अपनी जो साइंस की क्लास है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, और जीएस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो हो गए, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई। दोस्तों, हम सभी को इंडिविजुअल पढ़ाने वाले हैं, डिटेल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री में। कोई आपसे हम पैसा नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम पैसा नहीं लेंगे तो ऐसा ही पढ़ा देंगे, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर आप 10-15 हज़ार रुपये दे के आओगे 5-6 महीने के लिए, वहीं वैसी ही सेम टू सेम, उससे अच्छी पढ़ाई हम आपको यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा। पहले अगर आपको लग रहा है कि हम कैसा पढ़ाएं कैसा ना पढ़ाएं, आप एक बार पढ़ के देखिएगा, ठीक है। आप एक बार पढ़ के देखिएगा। और रीजनिंग तो हम आपको ऐसी करा देंगे, चाहे आप इंडिविजुअल रीजनिंग कराएंगे हम। इसका मतलब समझते हो? इंडिविजुअल मतलब एक तरफ से पूरी रीजनिंग। फिर आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे आओ, उस क्लास से कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का बाहर नहीं आएगा। हम आपको मैथ ऐसा करा देंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, वैसे तो मैं बेसिकली मैथ का टीचर हूँ, लेकिन मैथ के साथ साथ मुझे सभी सब्जेक्ट आते हैं पढ़ाने के लिए, बट मैथ हमारा सबसे अच्छा है। फिर भी हम मैथ के साथ साथ सभी अच्छे, ऐसा नहीं है कि मैथ ही हमारा अच्छा है। हम आपको साइकोलॉजी इतने अच्छे से पढ़ा देंगे, साइकोलॉजी जो टीचिंग लाइन के लिए होती है, कि शायद यह कोई इस तरह से समझा पाएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा। हम क्वेश्चन नंबर 44 पर हम लौट के आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 भी। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कह रहा है, वो कि चेहरे की हड्डियों की संख्या है। जो हमारा चेहरा है, जो हमारा फेस है, आगे का मतलब जो फेस है हमारा, उसमें जो हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों की संख्या बता रहा है, पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हड्डियों की संख्या कितनी है। तो आइएगा दोस्तों, हम ऑप्शन बता रहे हैं आपको, 7, 3, 14 और 13। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में तुरंत आप अपना जवाब सेंड कीजिएगा मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 44। तो मुझे लग रहा है कि आपने जवाब दे दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कितना है, मतलब कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि स ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही निकलता है। तो हाँ ठीक है, जो स ऑप्शन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का। दोस्तों आइएगा,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 45। तो 45 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मत्स्य, मत्स्य मतलब मत्स्य है, वो संस्कृत का वर्ड है और हिंदी हमारा मछली में अनुकूलन है। क्या है मतलब जो उसके शरीर के लिए क्या सही है, मछली के शरीर के लिए अनुकूलन का मतलब क्या होता है, हमारे हिसाब से जो हमें अच्छा लगे, सही हो मेरे लिए, तो वो अनुकूलन, प्रतिकूलन उसके विपरीत तो प्रतिकूल हो जाएगा। तो वही है कि मत्स्य यानी कि मछली, एक मिनट दोस्तों, मत्स्य मछली में अनुकूलन है। क्या अनुकूलन है बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनके शरीर का यानी कि ए ऑप्शन हो गया, ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। बी ऑप्शन हो गया हमारा, इनके शरीर का आकार है नाव के आकार का होता है। स ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन हो गया है, यानी कि आ और ब दोनों और द है, इनमें से कोई नहीं। आपके लिए आपका 2 सेकंड टाइम शुरू हो रहा है दोस्तों, बताइएगा मुझे आंसर इसमें से। तो इस मतलब इस मछली के बारे में तो सभी को फ़िलहाल पता होगा, गांव वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा मछली कैसी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा हम मछली के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। ठीक है, तो 45 का स, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन सही हैं हमारे, तो हमारा ये 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है कि पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। दोस्तों जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके द्वारा हमको मालूम नहीं पड़ता है, तुम आप इस तरह से समझिएगा कि पौधे जो जल जमीन से जल अपनी जड़ों के द्वारा जो जल मतलब जो जाइलम के द्वारा जो पौधों में जल आता है, जो ज़मीन से जल लेते हैं, उसका वो सिर्फ लगभग 20% ही यूज करते हैं। बाद बाकी के लगभग 80% जल, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, तो इन्हीं 80% जल इन्हीं पत्तियों के द्वारा या तनों के द्वारा, फल फूलों के द्वारा वाष्प होकर ये निकल जाता है। 20% ही पौधे उस पानी का यूज कर पाते हैं, बाद बाकी का जल वाष्प करके ये निकल जाता है। दोस्तों ये सब चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे जब हमारी क्लास चलेगी दोस्तों। तो आइएगा, मतलब इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जो पत्तियों के द्वारा जल निकलता है, तो क्या रसारोहण कहते हैं, या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, या जल संचयन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों, आपका टाइम शुरू हो रहा है 46। वैसे तो आपने जैसे ही आंसर को क्वेश्चन को पढ़ा है और उसकी जो ऑप्शन को आंसर वाले जो ऑप्शन को पढ़ा होगा तो आप तुरंत ही समझ गए कि इसका आंसर क्या है, फिर भी हम आपको टाइम दे रहे हैं, बताइएगा। 46, ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। देखो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दें, बिल्कुल बात सही है, हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करा देंगे, लेकिन आपको उन बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसे मानिएगा आप, ऐसे हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए, 100 क्वेश्चन कराए हैं, और 100 क्वेश्चनों में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ही समझ में आए तो क्या फ़ायदा है बताओ। 100 क्वेश्चन कराने में भी लगभग 1 घंटा लगेगा ना, 1 घंटे से ज़्यादा जाएगा, तो क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई से। देखो, कम पढ़ो कम, लेकिन ऐसा पढ़ो कि जितना भी आप पढ़ रहे हो ना वो एकदम कंठस्थ हो जाए, वो हमारे काम आ जाए। जब परीक्षा में वो क्वेश्चन सामने हमारे आ जाए ना, तो वो क्वेश्चन हमसे बच के नहीं जाना चाहिए, उस क्वेश्चन को देखते ही तुरंत हम हल करते हैं। और ये तभी संभव होगा जब हम क्लास को एकदम अच्छे से, बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, पढ़ाई में कभी भी जल्दबाजी नहीं होती है, और जल्दबाजी से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो हमारे सर के ऊपर से होकर निकल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम बहुत ही आराम से क्लास में पढ़ाते हैं। कुछ ही दिनों में दोस्तों हम आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो बहुत मज़ा आएगा बोर्ड पे पढ़ने में, और ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भी बोलोगे हाँ कोई मिला पढ़ाने वाला, वो भी फ्री में। दोस्तों हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस आप हमारे
चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने क्वेश्चन पर वापस लौट के आते हैं। हम देख लेते हैं 46 का ब ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ब ऑप्शन देखो ये सही है। ठीक है, देखो अब पौधों के बारे में ही यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, लेकिन आइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कह रहा है कि जो पत्तियों का रंग कैसे हरा होता है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये हरा क्यों होता है? कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो सेंस है वो यही निकल के आ रहा है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, लेकिन क्यों, किसके कारण हरा होता है? ऑप्शन दे रहा है, क्या सेल्यूलोज के कारण, या पर्णहरम, या क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, या ये सभी, यानी कि या इन तीनों ऑप्शन के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अब आप बताइएगा पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। ठीक है, तो पत्तियों का रंग है वो पर्णहरिम या क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ये हमारा इसका 47 का ब ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चेक करते हैं हम अपना ऑप्शन 47 का आंसर पर्णहरिम निकलेगा हमारा। ठीक है, ब ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48, और 48 है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप सभी लोगों को मालूम है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आप जब बीटीसी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो हम जानते हैं कि आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो हम आपको इसके बारे में डिटेल में क्लास में समझाएंगे। इसकी पूरी रिएक्शन को हम बताएंगे, बहुत ही फुल डिटेल में हम इसको समझाएंगे। तो 48 हमारा ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, जंतुओं में, कवकों में, या जीवाणुओं में। ठीक है, 48 क्वेश्चन नंबर 48 आप इसका जवाब दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर जल्दी आएगा तो मुझे लगेगा उसी भाई की तैयारी बहुत ही एकदम बेटर चल रही है। ठीक है, तो 48 यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहाँ पर होती है, हम चलो आइए बताते हैं। तो ये होती है आ ऑप्शन यानी कि पौधों में। ठीक, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पौधों में होती है। आइए इसका ऑप्शन चेक करते हैं, आएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, हाँ अब देखो इसी से रिलेटेड ये 49 क्वेश्चन है। जो 49 क्वेश्चन है दोस्तों वो 48 क्वेश्चन के रिलेटेड से ही है। वो ये देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधे में होती है, बिल्कुल बात सही होती है, लेकिन वो ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, उसमें उत्पाद क्या क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें उत्पादित होती हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है 49 का। तो मंड, या वो ऑप्शन दे रहा है क्या क्या उत्पाद होता है। मंड, स्टार्च बोलते हैं जिसे, ऑक्सीजन और बा यानी कि ये ऑप्शन और सूर्य का प्रकाश। ये दोस्तों उत्पाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो भाई प्रकाश संश्लेषण में जब सूर्य का प्रकाश जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है वहाँ पर द ऑप्शन में। ठीक है भाई, ऑक्सीजन तो उत्पन्न होती है, उसका उत्पाद होता है संश्लेषण के दौरान, और मंड स्टार्च का भी उत्पादन होता है। तो यानी कि आ और बा दोनों यानी कि 100 ऑप्शन हमारा 49 का हमारा 100 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आइए चेक करते हैं 49 का 100 ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो अब आइए 49 50। तो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मानव श्वसन करता है किसके द्वारा। जो हम सांस लेते हैं, मनुष्य जो सांस लेता है वो किसके द्वारा सांस लेता है, नाक के द्वारा, नाक, फेफड़ों के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा, या ये सभी के द्वारा। ठीक है, देखो अब आप ये मत समझो कि बहुत से मतलब लड़के ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो मतलब जैसे ही ये 4 ऑप्शन देखते हैं ना तो ये सभी जहाँ मिल जाए तो वो उसी पर टिक कर देते हैं, बगैर मतलब उस क्वेश्चन को पढ़े हुए और आंसर को पढ़े हुए उसी पर टिक कर देते हैं। उनको लगता है ये सभी में हमारा ये सभी वाला ही क्वेश्चन हमारा सही होगा, बट ऐसा मतलब हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। फिर थोड़ा अगर दिमाग भी लगाएंगे कि देखो फेफड़ों से तो हम लोग करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, क्या
गलफड़ों से, हमारे अंदर गलफड़े तो हैं नहीं जो हम गलफड़ों से सांस लेते हैं, ये तो मछलियाँ लेती हैं। जब ये नहीं है तो ये तो ऑप्शन अपने बिल्कुल कट गया। ठीक है, और नाक क्या है, जो दोस्तों नाक है ना, तो नाक के द्वारा तो श्वसन अंदर जाती है। क्या हम श्वसन की क्रिया नाक से थोड़ी नहीं होती है, वो तो एक मतलब वो जो वायु है उसको जाने का मार्ग है, वो श्वसन हमारे फेफड़े ही करते हैं दोस्तों। आप लोग देखो ए ऑप्शन उसने कैसे पहले ही रख दिया कि नाक द्वारा, मतलब हम लोग ये समझे कि नाक से हम लोग नाक से सांस लेते नहीं, नाक मतलब उसका मार्ग है। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो हमारा हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कह रहा है कि जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। ठीक है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। तो जल ऑप्शन हमारा है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे मालूम है कि आप लोगों का इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही तेज़ी से कमेंट में जवाब आएगा। ठीक है, तो 51 का हमारा आंसर हो गया जाइलम। दोस्तों जल है वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, और जो ऊपर से इसकी जो भोजन बनता है ना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, वो फ्लोएम के द्वारा पूरे पेड़ में मतलब जाता है, वो फ्लोएम के द्वारा, यानी कि जल जाइलम के द्वारा, और जो उनका जो प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज आता है वो फ्लोएम के द्वारा फैलता है पूरे वृक्ष में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन हो गया इसमें ए, 51 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 51 का ऑप्शन ए। अब इसमें आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। देखो आ गया भोज्य पदार्थ, वही जो हमने अभी बताया था भाई, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तो वही है कि भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो पौधों की बात कर रहा है ये, जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम या ये सभी। आइएगा 52। तो 52 का ऑप्शन अभी हमने क्या बताया था, फ्लोएम। जो भोजन का संवहन है वो फ्लोएम के द्वारा, और जल जाइलम के द्वारा। जा से जल, जा से जाइलम, इस तरह से आप याद रखना, कुछ है ही नहीं। जल और खनिज लवण जो मतलब जो जड़ों से जाता है वो जाइलम के द्वारा आता है, और जो ऊपर पत्तियों से पूरे पौधे के पूरे पौधे में जो फैलता है वो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये, हाँ कौन सा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 53। 52 हमारा हो गया है 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। पर्ण प्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण है। ठीक है, पर्ण प्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है, पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है पर्ण प्रतान? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा मटर में, सरसों में, मक्का में और नीम में। बताइएगा पर्ण प्रतान, तो ये पाया जाता है मटर में। तो 53 का ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए सही है। 50, सॉरी दोस्तों हमने ये देखा नहीं कैमरे में, तो ये नहीं आ रहा था। हाँ अब देखो आ गया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हम जल्दी से आपको फिर से बता दे रहे हैं। पर्ण प्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है, पाया जाता है मटर में, और ऑप्शन हमारा सही हो गया। 54 में वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, एपीफाइट। तो वो ये कहे जाते हैं जीरोफाइट, मरुस्थल वाले। ठीक है, और जल में होने वाले हाइड्रोफाइट। ऑप्शन सही है, 54 का आ सही है हमारा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या कह रहा है, कंडरा जोड़ती है। क्या जोड़ती है कंडरा? हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को पेशियों से, तंत्र को पेशी से, या पेशियों को हड्डियों से। बताइएगा जो कंडरा होती है वो जोड़ती है किस में, किसको किससे जोड़ती है कंडरा?
इसके बारे में ये देखो दोस्तों, कंडरा के बारे में हम आपको बहुत ही डिटेल में बताएंगे, ठीक है, बट अभी तो नहीं, अभी तो बस जल्दी जल्दी चलने दो। 55 का ऑप्शन हमारा है द, क्योंकि ये कंडरा है वो पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है, यानी कि जो मसल्स हमारे जो मसल्स है ना, जो मांस हमारा हड्डियों को जोड़े, हड्डियों से जोड़े रखती है ये कंडरा, ठीक है। तो इसका 55 का हमारा द ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, बताइएगा। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है अ स्टेपीज व फीमर स इनकस होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 56, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो वह है हमारी इनकस, शायद द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही कम हो पा रहे हैं। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? अपूर्णता रोग, कैंसर रोग, टीबी रोग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखो, कैंसर विटामिन की कमी से नहीं होता है, ठीक है, टीबी भी नहीं होती है, तो जो अपूर्णता रोग है वो विटामिन की कमी से होता है, यानी कि जो हमारा 54 है, 56-7 है ना, वो उसका आंसर हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखो, एक गज की बात कर रहा है, तो एक गज बराबर होता है कितना? 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट या 2 फुट गज। जो वही वाला गज है, ये गाने में आता है, गज भर पानी ले चली वाला गाना, शायद बस गाना का तो पता नहीं, लेकिन ये गज तो हमारा गज ही होता है। तो 58 का सा ऑप्शन सही है, यानी कि एक गज के अंतर्गत 3 फुट होता है। अब आइएगा 59, ठीक है दोस्तों। 59 हमारा ये कह रहा है कि भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। क्या? जड़, पत्ती, तना या ये सभी लोग जानते होंगे कि पौधों को ज़मीन में कौन मतलब स्थिर रखता है, तो वो रखती है जड़। ऑप्शन 59 का आई द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा सही है। अब 60 नंबर, क्वेश्चन नंबर 60, जलीय कीटवच्छी पौधा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछा गया है कि जो जलीय कीटवच्छी पौधा है उसके बारे में। तो जो जलीय कीटवच्छी पौधा है उसके बारे में बताइएगा। तो ये है, इसका है सा ऑप्शन, यूट्रिकुलेरिया, शायद द राइट आंसर। जो यूट्रिकुलेरिया ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, सा ऑप्शन 60 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन को करते हैं हम। ठीक, सही है। बहुत ही पेशेंस रख के इन क्वेश्चनों को आप समझिएगा, बिल्कुल एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बिल्कुल करके। 100 ऑप्शन हमारा सही निकला इसका। आइएगा 61, एक बीजपत्री पौधों की विशेषता बताई गई हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। आइएगा, एक बीजपत्री, देखो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आपको मालूम होगा, एक बीजपत्री में कौन आता है और द्विबीजपत्री में कौन आता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको आइए जल्दी जल्दी थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। तो एक बीजपत्री वो मतलब बीज होते हैं, यानी कि पौधे होते हैं कि जिनमें अगर ठीक है, ऐसे हम अपना गेहूँ ले लेते हैं, गेहूँ या चावल ले लेते हैं या मक्का ले लेते हैं। क्या हम जब मक्का को फोड़ेंगे तो क्या उसमें दो भागों में टूट जाएगी? क्या मतलब उसमें 2 पार्ट होते हैं मक्के के अंदर? नहीं होते, एक ही होता है। अब हम अपना चना लेते हैं तो चने में अलग अलग 2 पार्ट होते हैं, जबकि मक्का, गेहूँ और इसमें चावल में तो ऐसा नहीं होता, उसमें तो एक सिंगल ही होता है, एक ही बीज होता है पूरा। भाई उसमें तो उसके 2 हिस्से नहीं होते हैं जो अलग अलग हो जाएं। हाँ, टूट जाएंगे लेकिन बट 2 हिस्से नहीं होते हैं। हमारे चना, जितने भी हमारी जो दालें होती हैं उनके 2 पार्ट हो जाते हैं। मटर हो गई है, हमारी मूंग की दाल हो गई है, उड़द की दाल हो गई है, मसूर की दाल हो गई है, चना हो गई है। तो ये क्या होता है, जब हम इनको फोड़ेंगे तो इसके अंदर 2 पार्ट निकलते हैं। जो
तो जिसमें 2 पार्ट निकले वो द्विबीजपत्री और जिसमें 1 पार्ट निकले वो एक बीजपत्री। ठीक है दोस्तों, अब वो एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं पूछ रहा है क्वेश्चन। तो वो ये कह रहा है एक बीजपत्री के अंतर्गत कि इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। एक बीजपत्रों में केवल बीजों में जो एक बीजपत्री पौधे हैं में बीजों में केवल एक बीजपत्र मक्का, धान, गेहूँ पाया जाता है। और क्या ये सब और व दोनों ऑप्शन सही हैं या द इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि गेहूं का पत्ता सभी ने देखा होगा, और गेहूं, मक्का, धान, तो आपने देखा होगा उसमें जो लंबे लंबे धागे से होते हैं पत्ते में, तो वही उसी को हम समांतर सिरा विन्यास बोलते हैं, लंबे लंबे धागे होते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे में। तो ये दोनों बातें सही हैं, 61 में दोनों बातें सही हैं, मतलब इसमें समांतर सिरा विन्यास बिल्कुल बात सही है, होते हैं। और बीजों में केवल मक्का, धान, गेहूँ यही एक बीजपत्री पौधे होते हैं, यानी कि 100 ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए चेक करते हैं, सा इज द राइट आंसर। अब आते हैं द्विबीजपत्रों पौधों की विशेषता। देखो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया द्विबीजपत्री पौधे मतलब जिसके मतलब उसको जब दाने को फोड़ेंगे तो 2 भागों में निकलेगा, बगल टूटे हुए 2 भागों में, एकदम सेफ 2 भागों में रहेगा। तो हम उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो उनकी विशेषता क्या है कि इनकी पत्तियों में जाल का वत सिरा विन्यास पाया जाता है, यानी कि जालनुमा होता है इनकी पत्तियों में। ठीक है, बीजों में जो द्विबीजपत्री पौधे हैं तो इन बीजों में 2 बीजपत्र में दाल, चना, मटर, सरसों ये पाया जाता है। देखो आपने सभी ने देखा होगा, तो ऐसी बात है, देखो मटर है, चना है, तो जिस सरसों का पेड़ तो सभी ने देखा होगा, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं, देखा है आपने, उसमें उसकी पत्तियों के अंदर धागे से रहते हैं और इधर से उधर जालनुमा रहता है। जब गेहूँ ले लो, अपना धान ले लो, मक्का ले लो, तो उनकी पत्तियों के अंदर लंबे लंबे धागे से रहते हैं, उन्हीं से हम उनको मतलब फाड़ेंगे तो मतलब आमने सामने ही फटेंगे। ठीक है, लंबाई में ही वो उनको फाड़ सकते हैं। और जबकि इनकी देखो तुम ऐसे सरसों का पत्ता देखो तो जालनुमा, तो वही इसकी विशेषता पूछ रहा है ये। ठीक है, तो इनकी पत्तियों में जाल का वत सिरा विन्यास पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। इनमें द्विबीजपत्री पौधे हैं, इनमें दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। इनकी 100 ऑप्शन इनका, इसका 62 का 100 ऑप्शन भी इसका हमारा सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो जड़ों के प्रकार, ये जड़ों के प्रकार पूछ रहा है। तो जड़ों के प्रकार में हमारा क्या है कि 63 का हमारा क्वेश्चन है, जड़ों के प्रकार हैं मूसला जड़, अपस्थानक जड़ और वह दोनों। देखो जड़ें 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानक जड़। सही द राइट आंसर हमारा, ये तो कोई इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 में, और हमारी इस क्लास का आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, और यहीं से हम कल की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 64 है, तो वो हमारा है